उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्ग की बात करें कि अलग अलग बांटा गया है, तो संपूर्ण वर्णों को दोस्तों दो रूपों में बांटा जाता है। तो उच्चारण के स्थान पर दो भागों में कैसे बांटेंगे? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो आप इसको समझे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये संस्कृत का श्लोक है इसमें। लेकिन हम हिंदी की बात करें तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। फिर से एक बार देख लें, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इनको किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती है। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे हम अब बात करें कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे हम अपनी बात करें कि अपने माता पिता, तो माता पिता जो दोस्तों है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, और जबकि हम हैं तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा यही बनेगी कि स्वर वर्ण वो कहलाएंगे कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 संख्या होती है। जबकि संस्कृत की बात करें तो कुल संख्या संस्कृत में स्वर वर्ण की अच की, जिसको अच कहते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं संस्कृत में, तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 9। लेकिन हमें याद रखना है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कितनी संख्या होती है? 11 होती है। फिर दोस्तों हमने क्या किया कि स्वर वर्ण को ही अलग अलग भागों में बांट लिया। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 11 स्वर्ण होते हैं। तो 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, छोटा औ। हमारी लैंग्वेज में, यानी कि हम बचपन से जो पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, उसमें मैं आपको बता दूं, हम पढ़ते आ रहे हैं अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊंट का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का। तो आप गिन कर देखेंगे तो दोस्तों कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अम और अह कहाँ गए? तो अम और अह दोस्तों ये क्या है? अम और अह अनुस्वार कहते हैं इनको, या आयोग वहा कहते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में मैं आगे और बताऊंगा कि इन्हें नपुंसक भी कहते हैं। और आगे हम इसको, जो स्वर है, हमने 11 स्वर देखे, तो 11 स्वरों को हम 4 भागों में बांटने वाले हैं। 4 भागों में बांटने वाले हैं, यानी स्वर वर्णों को ही हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। 4 इनमें अलग अलग करेंगे, विभक्त करेंगे। तो स्वर की परिभाषा हमने पहले देखी कि जिन वर्णों का क्या हो? स्वतंत्र अस्तित्व हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और जिनको बोलने में या उच्चारण करने में क्या हो? कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर है। अब स्वर वर्ण के हम भेद देखें तो स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, और चौथा होता है प्लुत स्वर। तो हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, बिल्कुल कम समय लगे। तो सबसे पहले तो हमने स्वर वर्ण की परिभाषा देखी कि जिनको बोलने में जिनके उच्चारण में कम समय लगे, और जिनका अस्तित्व कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। उनमें हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। पहला हम देख रहे कौन सा? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या बनेगी कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं उनको देख लीजिएगा, अ, ई, उ और री। फिर से देखें, अ, ई, उ और री। अब ये आपको जाने होंगे कि कौन कौन से हैं। तो जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि अनार का, इमली का, उल्लू का और ऋषि का, ये दोस्तों ह्रस्व स्वर होते हैं। और ह्रस्व स्वर वर्णों को दोस्तों हम मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। आगे की बात करें दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे।
जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। अब इनकी बात करें, इनकी मूल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 3 होती है। हमने पिछले इसमें पढ़ा ह्रस्व स्वर मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या बनी? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या लगे? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? तो आ, ई, उ। आप समझ गए होंगे कि मैंने इनका उच्चारण किस आधार पे कर रहा हूं। आ मतलब ज्यादा देर तक ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। आ, ई, ऊ। तो आम का, और ईख का, ऊठ का। तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर हो गया। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। तो जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4 है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 4 ह्रस्व स्वर देखे, 3 हमने दीर्घ स्वर देखे, 4 3 7, और बचे कितने? 4। तो 7 4 11। तो 11 हमें स्वर वर्ण निकालने हैं। तो क्या होता है दोस्तों? छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। फिर से देखें, ए एड़ी का, ए एनक का, ओखली का और औरत का। तो ये दोस्तों क्या है? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त स्वर मतलब किसी ने अन्य इनको क्या बनाते हैं कि जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जैसे हम बात करें, अ और ई मिलकर क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। छोटा ए और अ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ए। अब यहाँ पर डिफरेंट ये है, आप इसको नोट्स में देखिएगा कि जैसे मैंने छोटे ए की बात कर रहा हूं, तो छोटे ए में क्या होता है कि छोटा अ और छोटा ई मिलकर ए बन सकता है, छोटा ए बन सकता है। बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन सकता है? छोटा ए बन सकता है। एनक की बात करें तो छोटा अ और बड़ा ए, इसको मिलाकर एनक का बन सकता है। बड़ा आ और बड़ा ए, एनक का, इसको मिलकर क्या बन सकता है? एनक का बन सकता है। ओ की बात करें, उगली की, तो दोस्तों इसमें छोटा अ और छोटा ऊ मिलकर ओ बन सकता है। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बन सकता है? छोटा ओ बन सकता है। औ की बात करें तो छोटा अ और छोटा औ की से मिलकर क्या बन सकता है? छोटा ओ की से मिलकर औ बन सकता है। बड़ा आ और बड़ा औ मिलकर क्या बन सकता है? बड़ा ओ मिल सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ जो विद्वान हैं संयुक्त स्वर वर्णों को दीर्घ स्वर वर्णों के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं कि 7 है। तो इन दोनों को मिलाकर बता देते हैं। जैसे हमने देखा दीर्घ स्वर में दोस्तों 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उनको मिलाकर और संयुक्त को मिलाकर छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ, इनको मिलाकर कितनी संख्या बता दी? 7 बता दी गई है। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर वर्ण की। तो जिन स्वर या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों 1 है। प्लुत स्वर वर्ण की दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर ले कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। और दोस्तों इसका प्रैक्टिकल, हर चीज को अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे तीसरा 3 गुना कैसे समय लगेगा? जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा ओम, तो ओम हम पढ़ते हैं तो दोस्तों ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्णों को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान दीर्घ री तथा र को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 ही माननी चाहिए। स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि दोस्तों आपको विद्वान कुछ भी बोले, आपको 11 ही स्वर मानने चाहिए। अब बात आती है कि आपको पहले देखा था आपने कि जब वर्णमाला लिखते हैं तो सबसे पहले तो आप वर्णमाला लिखें, और इसके बाद नहीं आ रही है तो फिर उसको बार बार क्या करें? रिपीट करें। आपको वर्णमाला हिंदी पढ़ने से पहले वर्णमाला आनी जरूरी है। तो इसमें हम बात करें
अम और अह, आपने ये सोचा होगा कि अम और अह कहाँ गया, तो दोस्तों अम और अह न ही स्वर माने जाते हैं और न ही व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं या नपुंसक वर्ण कहते हैं। और हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 मानी जाती है, जैसे कि अ, ई, उ और री। तो अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण मुख से निकलने वाली सार्थक, प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसको कितने कितने वर्ण कितने होते हैं? तो कुल 52 होते हैं। मूल संख्या कितनी होती है? 44 होते हैं। उच्चारण के स्थान पर कितने, इसको हम देखेंगे आगे। वायु संवेग के आधार पर हमने इसको बांटा और उच्चारण के स्थान के आधार पर बांटा, तारत्व के आधार पर बांटा। अब ये तीनों चीज अलग अलग होती है। उच्चारण मतलब हम उच्चारण को देख रहे हैं। वायु संवेग मतलब कि जिसमें हवा बाहर छोड़नी पड़े और लेनी पड़े। तारत्व के आधार पर दोस्तों हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिल में क्या बजती है? गिटार बजती है। ये आगे आप देख लीजिएगा। और उच्चारण के स्थान पर हमने 2 भागों में बांटा, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर को हम पहले परिभाषा देखी कि जिन वर्णों के क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं और उच्चारण में इनका क्या लगता है? कम समय लगता है। इनमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 होती है। और 11 में हमने 4 स्वर वर्णों को 4 भागों में अलग बांटा, जिसका पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या लगे? अत्यंत बहुत ही कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं? 4 है। और दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? कि जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। और आगे बात करें कि प्लुत स्वर किसे कहेंगे? कि जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? तो 1 है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते, तो कौन है? ओम। ठीक है। ओम, अम और अह दोस्तों ये पूछा जाता है कि ना तो ये स्वर माने जाते हैं ना तो व्यंजन माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? नपुंसक